This is our lecture number 7 and agenda is Bernoulli's theorem and its assumption. Then we will discuss static dynamic and stagnation pressure, and then finally we will study about the limitations of Bernoulli's theorem. So Bernoulli प्रिंसिपल इक्वेशन और थ्योरम कुछ भी बोलिए, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड फ्लो और यू कैन से फ्लूइड डायनेमिक्स, बिकॉज अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वहां पर अभी तक डायनेमिक्स लगी नहीं थी. नाउ फ्रॉम बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौली थ्योरम योर डायनेमिक स्टार्ट्स, फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट्स. फ्लूइड डायनेमिक्स है क्या? बेसिकली डायनेमिक्स आप किसको बोल रहे हैं ये आपको समझना जरूरी है. डायनेमिक्स में आपका क्या हो रहा है? स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विद द कंसीडरेशन ऑफ फोर्सेस. स्टडी ऑफ फ्लूइड. So dynamics क्या हुआ आपका? Study of fluid motion with the consideration of forces. You are considering forces while your fluid is in motion, and that type of study is known as dynamics. And in Bernoulli principle or Bernoulli theorem, dynamics study, you can say the basics or the fundamentals of the dynamics of fluid flow given by the Bernoulli principle or Bernoulli theorem. ठीक है, अब यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये एक डायग्राम है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. वो इससे हम क्या करेंगे कि अपना बर्नौली थ्योरम को प्रूव करेंगे और क्या बर्नौली कहना चाह रहा है वो. सो इट्स अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यू कैन से इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर जो है इसके चेंज हो रहे हैं थ्रू आउट दी लेंथ. इसका डाया जो है वो चेंज हो रहा है, तो एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है इसका. एंड यहां से यहां तक की जो हाइट हमने एज्यूम की है विच इज h1, और एक ये क्रॉस सेक्शन आपने लिया है h2. एक्चुअली हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सेक्शन यहां पर ले लिया फ्रॉम B टू C, एक सेक्शन E से पहले ले लिया D, बिकॉज फ्लो इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन. इन दिस डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन क्या है? ये है. अब ये जो सेक्शन आपने यहां पर लिया है, इट इज वेरी क्लोज टू दिस वन. ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाया, बट इट इज वेरी क्लोज, सो यू कैन एज्यूम दैट द एरिया एट बी एंड सी बोथ आर सेम. सिमिलरली हियर डी क्रॉस सेक्शन एरिया विल रिमेन सेम एज ई. इट इज वेरी क्लोज टू ई. सो वी हैव टू रीजंस, यू कैन से बी सी एंड डी. ठीक है, एंड यू हैव टू कंसिडर द फ्लूइड इनिशियली लाइंग बिटवीन बी एंड डी. इनिशियली व्हेन फ्लो स्टार्टेड इट इज इनिशियली लाइंग बिटवीन बी एंड डी. अभी तक ई के पास पहुंचा नहीं है. ठीक है, और यहां पर हम जो टाइम जो कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा टी, इनफाइनाइटेसिमल टाइम है आपका डेल्टा टी. एक्चुअली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्टार्टिंग इट्स एक्सप्रेशन एंड we should know the assumptions. We have to start with the assumptions. What are the assumptions? Because these assumptions are very very important in terms of the application of the Bernoulli. अगर आप assumption नहीं आपको पता होगे तो फिर इसको आप सब जगह अप्लाई कर देंगे. But you have to know laminar flow. पहला assumption क्या है इसका? The flow should be laminar. Second assumption है इसका flow should be irrotational. कैसा होना चाहिए? एक रोटेशनल होता है, एक irrotational होता है. इतना इजी नहीं है irrotational समझना जितना आप समझ रहे होंगे अभी. तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनविसिड फ्लो, इनविसिड फ्लूइड होना चाहिए आपका. देन अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट. और लास्ट है आपका 5 एजम्पशन है इसमें टोटल. इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए आपका फ्लूइड. क्या है आपका? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. सो हमने ये 5 एजम्पशन लिए हैं इसमें. ये पांचों एजम्पशन बर्नौली में है. जब भी आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दीज 5 एजम्पशंस. और ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है एजम्पशन क्या क्या है बर्नौली के. जब तक आपको एजम्पशन नहीं पता होंगे आप इसके डेरिवेशन पे नहीं जा सकते. और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता दूं जो कि स्पेशली बर्नौली में ही है, और भी मेरी इक्वेशन है, आइलर इक्वेशन है, एक आइलर इक्वेशन भी है आपकी जिससे बर्नौली निकल के आया है. उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, आपके कोर्स में नहीं है. बट इस आइलर इक्वेशन में 2 एजम्पशन और जोड़े थे बर्नौली ने. ये दोनों बर्नौली की स्पेशली इसने बर्नौली ने ये जोड़े थे 2 एजम्पशन. स्टडी स्टेट फ्लो हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो. आइलर ने तो ये 3 ही लिए थे, 3 एजम्पशन. इसने 2 और इसमें जोड़ के इसको और सिंप्लीफाई कर दिया था बर्नौली में. एक एक लाइन में इनको समझ लेते हैं कि लेमिनार फ्लो क्या है मेरा. लेमिनार फ्लो कैसा होता है आपका? जो कि लेयर वाइज लेयर्स चलता है. ठीक है, आपका एक स्ट्रीम लाइन फ्लो जब सीधा सीधा आपका चल रहा होता है, देयर इज नो जिगजैग मोशन इन द फ्लो, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार फ्लो. आपने देखा होगा कई बार पानी मेरा एकदम ऐसे स्मूथ चल रहा है. इसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. एक वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए. देन इररोटेशनल फ्लो आपका क्या है? इररोटेशनल
irrotational flow समझ लेते हैं एक बार. In this flow, each element of the moving fluid undergoes no net rotation with respect to chosen coordinate axis on point to another point. इसको क्या है कि आपका ये फ्लूइड पार्टिकल है और मेरा फ्लूइड मोशन में चल रहा है, ठीक है, विद सम वेलोसिटी. तो ये जो पार्टिकल है ये अपने ही, इस पार्टिकल का अगर मैं एक तरीके से ये बनाऊं और इसका एक ये सेंटर लूं, तो ये पार्टिकल अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टिकल खुद भी रोटेट कर रहा है और आगे भी जा रहा है ऐसे करता हुआ. सो इररोटेशनल फ्लो कौन से होते हैं? जब मेरा पार्टिकल जो है वो ऐसे ना चल के ऐसे सीधा ही जा रहा है, वो किसी भी अंडरगोज नो नेट रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू चूजन कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया. चूजन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज की इसकी, सपोज करिए यही वाली मैंने चूज कर ली, ये एक्सिस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, नो नेट रोटेशन. ये जब यहां पर मैंने अगर सपोज करिए इस पर एक मार्क कर लिया, यहां पर एक ब्लैक कलर से मार्क कर लिया. अब ये पार्टिकल मेरा घूम के यहां पर आ गया और इसके ऊपर ये मार्क यहीं पर ही है, यानी कि इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं है. इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं इररोटेशनल फ्लो. नेक्स्ट देख लेते हैं इनविसिड फ्लो क्या होता है. ये भी बहुत बड़ा एजम्पशन है. इनविसिड फ्लो में आपका क्या है, ये पहले भी आपको बताया, विस्कस इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल. देयर इज नो विस्कस इफेक्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनविसिड फ्लो. और ये बहुत ही बड़ा एजम्पशन है क्योंकि इस टाइप का कोई भी फ्लूइड होता नहीं है, चाहे कम हो उसके अंदर पर है जरूर. सो बर्नौली हर जगह एप्लीकेबल नहीं है. अगर मैं बर्नौली की बात करूं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज विस्कस इफेक्ट तो उसने नेग्लेक्ट ही कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है. बहुत ही कम ऐसे फ्लूइड हैं जिनके अंदर विस्कस इफेक्ट बहुत ही कम होता है. तो ये बहुत ही बड़ा एजम्पशन है बर्नौली का, और हम इसको नेग्लेक्ट भी किसी के कंपेरिजन में करते हैं जैसे इनर्शियल ज्यादा है. नेक्स्ट है आपका स्टेडी स्टेट. 3 एजम्पशन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेमिनार, इरोटेशनल, इनविसिड. स्टेडी स्टेट में क्या था आपका, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0, विच मीन्स कि आपकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज योर टाइम, नो चेंज, टाइम डिपेंडेंट नहीं होगी. फिर आपका था इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब यहीं पे लिख देता हूं मैं, डेंसिटी कांस्टेंट. अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखूं इसकी, डेल रो अपॉन डेल पी इक्वल्स टू 0. डेल रो अपॉन डेल पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इक्वल्स टू 0. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0. विस्कस इफेक्ट्स नेग्लिजिबल, यानी कि आप इसमें विस्कोसिटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं. इररोटेशनल फ्लो, देयर इज नो मोमेंट एट अ सर्टेन एक्सिस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल. लेमिनार फ्लो, लेयर वाइज फ्लो, देयर विल बी नो जिग-जैग मोशन इन द फ्लो. सो इन 5 assumptions के साथ आप बर्नौली इक्वेशन we are going to describe. So now consider flow at 2 regions BC and DE. Fluid initially lying between B and D. Suppose V1 velocity at B point. At B point, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है V1, and V2 at D point. This is V2 at D point. Then fluid initially at B moved a distance V1 delta T to C. आप ये देख रहे हैं यहाँ पर V1 है, यहाँ से यहाँ पर जाने में उसको V1 delta T का आपको क्या लगा इसके अंदर, डिस्टेंस. बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है आपका, वेलोसिटी आपकी D अपॉन में T, तो आपने D निकाला तो V टाइम्स T कर दिया, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस V1 डेल्टा T. सिमिलरली हो जाएगा आपका V2 डेल्टा T. जब ये यहां से यहां पर गया मेरा फ्लूइड पार्टिकल, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने टाइम में, सेम टाइम में यहां पर ये काम हुआ है, ये यहां से यहां पर मेरा गया है V2 डेल्टा T. D से E पे सेम टाइम इंटरवल में D से E पे शिफ्ट हो गया, सेम टाइम इंटरवल में B से C पे शिफ्ट हो गया. ठीक है. नाउ वी हैव डिफाइंड प्रेशर. दिस इज प्रेशर एट पॉइंट दिस वन एंड एरिया दिस वन. यहां पर आपका प्रेशर P2 हमने डिफाइन किया है एंड A2 यहां पर हमने डिफाइन किया हुआ है. And remember also this distance is very very small, very very small. This one also very small. So we can assume that this area A1 is same as here and A2 area here, and it is same as at point D as well. So cross sectional area remains same at D and E, and cross sectional area at B and C same as A1. Now calculate work done at B to C. जब ये B से C पे गया तो वर्क क्या करेगा मेरा, W से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, W1 इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स आपका क्या है, P1 प्रेशर है, प्रेशर में एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स बन जाएगा. देन इनटू डिस्टेंस आपने निकाल लिया है V1 डेल्टा T, दिस इज योर W1. A1 V1 को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू P1, A1 V1 विल बी वॉल्यूम फ्लो रेट कैपिटल V1 इनटू डेल्टा T. नाउ वी कैन फर्दर राइट P1 delta V is the change in volume flow rate. So we can say since the same volume delta V passes through both the regions, so ये same
वॉल्यूम जो है वो दोनों रीजन्स में पास हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। वॉल्यूम फ्लो रेट इन, अगर यहाँ पर कोई लीक नहीं है और हमने वो एज्यूम किया हुआ है कि इसमें कोई लीकेज नहीं है, जितना फ्लो इधर से इन हुआ उतना ही आउट हुआ है, सो विच मींस द वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम आपका पास होगा इस एंड पे भी। अगर यहाँ पर आपका डेल्टा V आपने ये लिया है, V1 आपका वॉल्यूम था, डिवाइडेड बाय अगर आप सेकंड करेंगे देन इट इज चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट। सो वर्क डन एट वर्क डन एट DE W2 इक्वल्स टू, सिमिलरली इट विल बी, प्रेशर क्या हो जाएगा P2 एंड डेल्टा V, बिकॉज वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट एज आई टोल्ड यू फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये किसी वजह से है, कंटिन्यूटी इक्वेशन की वजह से, जो हमने पहले प्रूव की थी पिछले उसमें लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता तो उसको जाके देख लीजिएगा, उस लेक्चर को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। नाउ द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज P2 डेल्टा V। सो द टोटल वर्क डन ऑन फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डन will be equals to W1 minus W2 and it is equals to P1 minus P2 into delta V. Now part of this work goes into kinetic energy and some part in potential energy. कुछ पार्ट इसका काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा और कुछ पार्ट इसका पोटेंशियल एनर्जी में। ये कन्वर्जन है बेसिकली ना। सो पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिख लेते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू रो जी डेल्टा V वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 आपका क्या है, दिस इज H2 माइनस H1। जो डिफरेंस है आपका वो कहां तक आएगा, ये वाला आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। एंड देन काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, डेल्टा K इक्वल्स टू हाफ रो डेल्टा V इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आ गया आपका। नाउ पुट दिस वैल्यू हाफ रो डेल्टा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी डेल्टा V H2 माइनस H1 इक्वल्स टू, ये आपका वर्क डन P1 माइनस P2। ये जो वर्क डन है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जीज में। और कौन सी एनर्जी है वो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। नाउ डेल्टा V आप यहां से कैंसिल कर सकते हैं। नाउ यू गॉट P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। We can rearrange the above terms to obtain P1 plus half रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, और यहां पर आ जाएगी दूसरी टर्म P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2। सो दिस इज योर Bernoulli equation. Between 2 points you have applied Bernoulli equation and you have taken the help of continuity equation as well in order to drive this Bernoulli equation. इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं यहां पर, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको समझे जरा, हम ऐसा क्यों लिखा है। मैंने कहा कि प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है, जब एक पाइप के अंदर फ्लो होगा, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे इस पॉइंट पे देखें, इस पे देखें, इस पे देखें, इस पे देखें, कहीं पर भी आप देखेंगे ये जो सम है ये कांस्टेंट रहेगा। सम क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही होगी या इसमें कन्वर्ट हो रही होगी। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, प्रेशर अगर मेरा सपोज करिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं 1 है, आपने कहा कि टोटल इसका इन तीनों का टोटल 10 है, ठीक है। अब मैंने कहा प्रेशर मेरा है 1 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 10 था। अब और प्रोसेस मैं कहीं और देखता हूं, यहां पर किसी और पॉइंट पर, तो वहां पर मुझे प्रेशर क्या मिला 2 प्लस, मैंने कहा कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, फिर भी सम मेरा 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपस में कन्वर्जन करते रहते हैं। प्रेशर इसमें वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है, कहीं पर वेलोसिटी ज्यादा थी तो प्रेशर कम था, तो इस टाइप से इनके आपस में कन्वर्जन होता रहता है, बट यू विल गेट द कांस्टेंट वैल्यू। द ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरम और द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इज दैट कि इतने सारे एजम्पशंस होने के बावजूद, ये 2 3 4 5 स्टेडी स्टेट कभी होता नहीं है रियलिटी में, इनविसिड कभी हो ही नहीं सकता है, तो सबसे बड़ा एजम्पशन है इसका। लेमिनार हो सकता है, इरोटेशनल फिर भी हो सकता है, क्लोज टू इरोटेशनल। इनकंप्रेसिबल हम वाटर को बोल देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, बट इनविसिड तो कभी हो नहीं पाता, बट स्टिल बर्नौली इक्वेशन क्या है आपकी काफी जगह एप्लीकेबल है और आप उससे कैलकुलेशन भी करते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम इसका यही एप्लीकेशन देखेंगे। ब्यूटी इसकी यही है कि इतने सारे एजम्पशन होने के बावजूद ये एप्लीकेबल है। सो इट इज कम्स आउट टू बी P
प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो जी जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसमें ये हमारा थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया। So this is your Bernoulli equation that sum of all the energies, potential kinetic energy and pressure energy will remain constant along a streamline। ये बात जरूर ध्यान रखना, this is along the streamline, जैसे एक फ्लूइड पार्टिकल इस streamline के along flow कर रहा है। In that situation P plus half rho v square plus rho g h equals to constant। तो यहाँ तक बात खत्म हुई। Now let us move on to static, dynamic and stagnation pressures। What are these pressures? So we have to understand each and every pressure carefully, and with the help of Bernoulli equation we will understand static, dynamic and stagnation pressures. Now how? So Bernoulli equation basically, as I have explained earlier, that sum of kinetic potential energy of a fluid particle along a streamline के along. Therefore the kinetic and potential energies of the fluid can be converted to flow energy and vice versa। ये दोनों मिलके ये बना सकती हैं, ये इन दोनों में भी कन्वर्ट हो सकता है ड्यूरिंग द फ्लो, बट सम कांस्टेंट ही रहेगा। कॉजिंग द प्रेशर टू चेंज, ये दोनों मिलके अगर इसमें चेंज करेंगे, इसमें कन्वर्ट होंगे, तो ये प्रेशर आपका क्या होगा, चेंज होगा। वही चीज ये यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं ये ऑल थ्री हैव प्रेशर यूनिट, इसमें क्या है, प्रेशर यूनिट है। आप चाहे कैलकुलेट कर लीजिए इनका क्या है इसमें। सो बेसिकली ऑल थ्री हैव प्रेशर यूनिट। सो यानी कि इसका मतलब है कि ये तीनों एक तरीके के प्रेशर हैं इसके अंदर। अब वो कौन कौन से प्रेशर हैं वो समझ लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं पहले पी क्या है आपका, पी इज द स्टैटिक प्रेशर। पी है आपका स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जिसमें कोई डायनेमिक इफेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो डायनेमिक इफेक्ट। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल थर्मोडायनेमिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। दिस इज सेम एज द प्रेशर यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक एंड प्रॉपर्टी टेबल्स। अगर आपने वो पढ़ लिया है, ये वही सेम प्रेशर है, इसके अंदर कोई डायनेमिक इफेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं रो वी स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम डायनेमिक प्रेशर। ये क्या है आपका, डायनेमिक प्रेशर। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर राइज व्हेन द फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, जब आपका फ्लूइड मोशन में है, सपोज अब से हम इसको वेरिएबल बनाएंगे, बिकॉज जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो वेरिएबल होगा, तभी उसके अंदर प्रेशर चेंजेस आएंगे। ये आपका इन है और ये आउट है। अब जो फ्लो ये चल रहा है, अगर यहाँ पर आप एक ऑब्स्टेकल रखे या किसी पाइपलाइन में अगर आप खुद फील करना चाहें, अगर आप अपना हाथ डालेंगे तो आपके हाथ पे एक प्रेशर लगेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज डायनेमिक प्रेशर। और अगर आप यहाँ से ये मेजरमेंट करेंगे, अभी मैं वो भी समझाऊंगा कि कैसे मेजरमेंट होता है दोनों का। ये आप यहाँ पर मेजर करेंगे तो स्टैटिक प्रेशर, और यहाँ पर जो फील होगा आपको, दैट इज डायनेमिक प्रेशर, बिकॉज इट हैज सम वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन 2। आप ये देख रहे होंगे, ये काइनेटिक एनर्जी, यस काइनेटिक एनर्जी सेम एज द डायनेमिक प्रेशर। ये किसी ना किसी फॉर्म के प्रेशर हैं। अब थर्ड देखते हैं रो जी जेड इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा था जब फ्लूइड रेस्ट में था। फ्लूइड क्या था आपका, रेस्ट में था, और हाइट के अलोंग आपने लिखा था रो जी एच, लिखा था कि नहीं लिखा था। तो वहां पर आपका जो प्रेशर था वो उसको बोल रहे थे क्या था आपका, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये है, ये भी आपका वही चीज है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बर्नौली को, सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स इन ए फ्लोइंग फ्लूइड, जब वो फ्लो कर रहा है, इज कांस्टेंट। सम ऑफ इसका सम और इसका सम, तीनों का सम इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एक प्रेशर कम होता है तो दूसरे में बढ़ता है, दूसरा कम होता है तो तीसरा बढ़ता है। इस टाइप से इनके बीच में एक रिलेशन बना हुआ है। तो आप इसको बर्नौली इक्वेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं। सो यू कैन से द सम ऑफ स्टैटिक, डायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स इज called the total pressure. Therefore, the Bernoulli equation states that the total pressure along a streamline, ये हमेशा ध्यान रखना, along a streamline
इज कांस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हेडिंग लिखा है स्टैटिक, डायनेमिक एंड स्टैग्नेशन। स्टैटिक तो हो गया, डायनेमिक भी हो गया, ये स्टैग्नेशन क्या है? स्टैग्नेशन है आपका, स्टैग्नेशन प्रेशर किसको बोलते हैं? स्टैग्नेशन, हालांकि इसका जो यूज है मेन एरोडायनेमिक्स में आता है, बहुत ज्यादा यूज आता है इसका। स्टैग्नेशन होता है आपका स्टैटिक प्लस डायनेमिक, जब दोनों का सम करते हैं देन इट इज इक्वल टू स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन प्रेशर। अब इनके मेजरमेंट कैसे होते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टैग्नेशन, स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और let me draw one diagram. So this is the you can see here we are using two type of probes. You can say this is pitot tube and this is piezometer. Now fluid is flowing in this direction. This is the direction of fluid flow. And this probe having a inlet which is known as stagnation point. So stagnation point is a point at which the fluid is at rest or zero velocity. क्या कह सकते हैं आप? स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपके फ्लूइड की वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और यू कैन से इट इज आइसेंट्रोपिकली एट कांस्टेंट एंट्रोपी व्हेन इट ब्रिंग्स टू बी जीरो, दैट पॉइंट इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें जब ये फ्लूइड की जो ये बहुत ही फाइन एक होल रहता है यहाँ पर इस प्रोब के अंदर, जैसे ही फ्लूइड यहाँ पर टकराएगा, जब कोई सरफेस पे सपोज करिए ऐसी ही कोई एक सरफेस है, इस पे ये टकराता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होती है, जीरो। सो इस पॉइंट को ही बोलते हैं हम स्टैग्नेशन पॉइंट। एंड स्टैग्नेशन पॉइंट पे एक प्रेशर रहता है दैट इज नोन एज स्टैग्नेशन प्रेशर, एंड विच इज द हाईएस्ट प्रेशर बिकॉज ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी बिकॉज वेलोसिटी बिकम्स जीरो। और जब फ्लो यहाँ पर आके फिर यहाँ से ऐसे निकलता है देन अगेन कन्वर्जन स्टार्ट्स फ्रॉम kinetic to pressure to kinetic. So this is how flow takes place and how the measurement of pressure takes place. ये हमने stagnation लिखा है P plus rho V square upon 2. P is the static pressure and this is the dynamic pressure. So stagnation point, at this point the pressure will be P plus half rho V square. अब वापस डायग्राम पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड है इस वाले के केस में यहाँ तक गया है और इस वाले के केस में यहाँ तक गया है, और सेम फ्लूइड है, सेम वेलोसिटी है इसकी, बट जब ये वाला प्रोब हमने लगाया तो यहाँ तक ये गया है। तो ये जो गैप है इन बिटवीन दीज टू प्रोब्स इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, एंड इफ यू विल कंसिडर ग्रेविटी देन इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर 2g, ये वाला गैप इन बिटवीन दीज टू प्रोब। सो ये जो गैप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ डायनेमिक प्रेशर। अगर इस तरीके का आप प्रोब कभी भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं इसको, इट इज़ वेरी इजी टू मेड, तो आपके इसमें प्रेशर ज़्यादा आएगा कंपेयर टू इसमें। ये तो वही वाला हो गया जो आप यहाँ पर एक कनेक्ट कर देते थे मैनोमीटर वगैरह, यहाँ पर मैनोमीटर यहाँ पर भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, इस टाइप का यूट्यूब टाइप का मैनोमीटर, जिसमें हेड कैलकुलेट होगा। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर इस टाइप का प्रोब यूज करते हैं देन इट विल गिव यू दी डायनेमिक प्रेशर प्लस स्टैटिक, बोथ द प्रेशर इट विल गिव। अगर इस टाइप का यूज करते हैं देन इट विल गिव यू ओनली स्टैटिक प्रेशर। और इस प्रोब को क्या बोलते हैं हम? पिटोट ट्यूब, एंड इस टाइप के प्रोब को बोलते हैं पीजोमीटर। सो व्हेन वी आर यूजिंग बोथ टाइप ऑफ प्रोब देन वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी। इसी फॉर्मूले से you can calculate velocity 2 times stagnation pressure minus static divided by rho under root. It will give you the velocity of the flowing fluid. This is the case when you have दोनों तरीके की जब आपके पास डिवाइसेस हैं, इस केस में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये जो आप यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, ये वाली डिवाइस आप तभी यूज़ करेंगे व्हेन योर प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर ये ज़्यादा होगा देन तभी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, अदरवाइज नहीं चढ़ेगा। उस केस में आप ये पीजोमीटर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्लूइड ये नीचे ही रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। सो इतना ध्यान देना है यहाँ पर। अब अगर आपको ये दो अलग अलग डिवाइस ना लगाना है, नहीं लगाना, इसकी जगह अगर एक सिंगल डिवाइस लगाएं, उसको बोलते हैं पिटोट स्टैटिक प्रोब। इसकी अपनी लिमिटेशन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बट पिटोट स्टैटिक प्रोब क्या है, एक सिंगल प्रोब है इसी टाइप का। अगर मैं कहूँ कि इस टाइप का ये प्रोब है आपका, इस टाइप का प्रोब रहता है, यही सेम स्टैग्नेशन पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ कुछ होल किए हुए होते हैं यहाँ पर। दीज होल्स आर स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए होते हैं, और ये आपका स्टैग्नेशन, दैट्स वाई इट इज नोन एज पिटोट स्टैटिक प्रोब। पिटोट तो मेजर कर रहा था स्टैग्नेशन, स्टैटिक भी ऐड कर दिया उसमें, ये दो ड्रिल कर दिए यहाँ पर। अब फ्लो ऐसे जाएगा और इन होल से आप अपना डिवाइस, मेजरमेंट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्लो आएगा आपका, जिससे भी कनेक्ट करेंगे आप इसको। देन यहाँ से तो इसके अंदर एक ट्यूब निकल जाएगी जो कि डायरेक्टली यहाँ पर बाहर जाएगी, इस तरीके से, इसका इस तरीके से कनेक्शन होगा। देन आप यहाँ पर सपोज करिए एक यूट्यूब लगा दिया आपने, यूट्यूब टाइप मैनोमीटर लगा दिया, देन इससे भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप से यहाँ पर इसका मेजरमेंट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज पिटोट स्टैटिक प्रोब। Now next is limitations of Bernoulli equation. So far we have derived Bernoulli equation. We have discussed about the static pressure, dynamic stagnation pressure. Now we have to understand Bernoulli limitations of Bernoulli equation. By the way, we have already discussed in the assumptions. मैंने स्टार्टिंग में आपको assumptions बताए थे इसके, वही इसकी limitations है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। पहला assumption था इसका वहाँ पर steady state। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कहाँ पर इसको अप्लाई नहीं करना है और कहाँ पर ये हमें गलत रिजल्ट दे सकते हैं। बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, एजम्पशंस हैं, उसके बावजूद ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है डिवाइसेस के अंदर। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, पिटोट स्टैटिक प्रोब है, या आपका वेंचुरी मीटर है जो कि डिस्चार्ज को मेजर करता है, किसी फ्लो का डिस्चार्ज आ रहा है, वेंचुरी मीटर क्या करता है, क्यू मेजर करता है, एरिया इंटू वेलोसिटी को। वो भी आपका बर्नौली के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। अब स्टेडी फ्लो का अगर मैं बोलूँ, स्टेडी स्टेट फ्लो, और लिख लीजिए आप फ्लो, क्योंकि यहाँ पर फ्लो की बात हो रही है, सारा डायनेमिक्स चल रहा है। द फर्स्ट लिमिटेशन ऑन बर्नौली इक्वेशन इज दैट इट इज एप्लीकेबल टू स्टेडी फ्लो, देयरफॉर इट शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्टार्टअप। अगर आपका ये एक फ्लो है, मैंने कहा अभी ये पाइप खाली है, यहाँ पर एक मेरा मोटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, यहाँ से पानी इसके अंदर जाना है, मैंने ये पाइप कनेक्ट कर दिया, यहाँ से पानी आया, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, देन पानी यहाँ पर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो इस फेज में, इनिशियल फेज में या स्टार्टअप फेज में ये एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज ये आपका स्टेडी स्टेट नहीं आया है अभी तक, क्योंकि ये टाइम के साथ यहाँ पर अलग वेलोसिटी है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। दैट्स वाई इट इज नॉट स्टेडी स्टेट, इट बिकॉज योर वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब आपका ये आपका हो गया अनस्टेडी, जब आपका स्टेडी होगा देन dv अपॉन dt इक्वल टू होगा जीरो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो। हालांकि इसकी अनस्टेडी फॉर्म भी है बर्नौली इक्वेशन की, देयर इज अनस्टेडी फॉर्म एज वेल, बट दिस इज नॉट इन योर स्कोप। आपका क्या है, आपके सिलेबस में वो नहीं है। इसका अनस्टेडी फॉर्म भी है, बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखें। दूसरा एजम्पशन क्या था इसका, नेग्लिजिबल विस्कस इफेक्ट, यानी कि फ्लूइड के बीच में जो लेयर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन इसने जीरो कर दिया था। दैट इज द बिगेस्ट, मैं कहूँगा इसको बिगेस्ट एजम्पशन और लिमिटेशन, बिगेस्ट लिमिटेशन।
अब एक चीज यहाँ पर समझने की है, नेग्लिजिबल विस्कस इफेक्ट्स। विस्कस इफेक्ट्स का आपका रिलेशन है सीधा फ्रिक्शन से। हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, एक फ्लूइड ये चल रहा है कि फ्लूइड चल रहा है, इनका आपस में फ्लूइड की लेयर चल रही है, इनका आपस में नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है। बट ये एक्चुअल में होता है, चाहे बहुत ही कम हो, माइनर हो, पर होगा जरूर। पर कहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है। अगर ये बोल रहा है कि मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो करेगा ये। अब कहाँ पर कर सकते हैं वो हमें देखना है। जब मेरा लार्ज क्रॉस सेक्शन, एक बहुत ही बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा, जैसे हमारी बड़ी बड़ी पाइपलाइन रहती है, बट पाइपलाइन में नहीं यूज कर सकते क्योंकि उनकी लेंथ बहुत लंबी रहती है। क्योंकि जितनी आपकी लंबी लेंथ होगी, इनके वॉल्स के साथ भी फ्रिक्शन आएगा और आपस में लेयर में भी फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कहाँ पर सही रहेगा इसको करना, एक तो शॉर्ट लेंथ हो और बड़े बड़े क्रॉस सेक्शन हो। जितना छोटा सा होगा, चिन्नुक सा होगा, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट में आएगा इसकी। देन लो वेलोसिटी, बहुत ही कम वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है आपकी, कम होनी चाहिए। ज़्यादा होगी, जितना तेजी से जाएगा उतना फ्रिक्शन बढ़ता है, बट आपको यहाँ पर नेग्लिजिबल करना है तो नेग्लिजिबल होगा लो वेलोसिटी में। सॉलिड सरफेस जो होती है मेरी, जैसे सपोज करिए अगर आपका ऐसे फ्लो कर रहा है और बीच में आपने एक बॉल रख दिया, ये एक बॉल है या कोई पत्थर रख दिया आपने, और यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ से फ्लो आ रहा है, तो इससे टकराएगा, इस सरफेस के ऊपर क्या होगा आपका, एक तरीके से फ्रिक्शन आएगा इस सरफेस के ऊपर। ये एक तरीके का बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और सॉलिड सरफेस, चाहे ये पाइप है, मेरा पाइप के अंदर फ्लो कर रहा था, तो इस सरफेस के पास में ना या आप बर्नौली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज सॉलिड सरफेस के पास फ्रिक्शन सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर आप सेंटर में कर सकते हैं, जिसको कि आप बोल रहे हैं बार बार स्ट्रीमलाइन, इसीलिए बोल रहे हैं स्ट्रीमलाइन। वो सॉलिड की सरफेस से दूर होता है, यहाँ से दूर है वो। ठीक है, तो आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं, तो बड़ा क्रॉस सेक्शन हो, छोटा लेंथ हो उसकी, कम वेलोसिटी हो, सॉलिड सरफेस बीच में ना आ रही हो, सॉलिड सरफेस के पास नहीं करें, यहाँ पर नहीं अप्लाई हो सकती, स्ट्रीमलाइन में होगी सेंटर में, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उसके अंदर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा, यहीं पर ही घुमा देगा, स्ट्रीमलाइन नहीं बनने देगा उसका। फिर ये कहता है नो शाफ्ट वर्क। नो शाफ्ट वर्क मीन्स होता है कि जैसे आप टरबाइन या पंप कह लीजिए, घरों में जो मोटर लगी होती है, उससे जैसे आप घर की मोटर से पानी आता है, ठीक है ना, तो पानी फ्लो करता है आपका, तो वो कहता है कि ये सब डिवाइसेज ना लगी हो जब आप मेरा ये बर्नौली लगा रहे हो, बर्नौली प्रिंसिपल लगा रहे हो, उसके आसपास कहीं ये डिवाइस ना लगी हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। क्योंकि ये डिवाइसेस क्या है कि उसको एक स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी बनने नहीं देती, क्योंकि इसमें क्या है, पावर फ्लक्चुएशन रहता है, कभी पानी कम आता ज़्यादा, एक परफेक्ट स्ट्रीमलाइन नहीं बनने देते। तो कहता है कि यहाँ पर क्योंकि यही चीज़ एज्यूम करके चल रही कि कोई शाफ्ट वर्क नहीं। जब आपने देखा होगा बर्नौली, जब हम ड्राइव कर रहे थे, तो बेसिकली ये ड्राइव कहाँ से होती है, F=ma, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। शायद ये वाला इस टाइप का हमने नहीं कराया, आपके सिलेबस में नहीं था, पर मैं आपको ये कराऊंगा, ये वाला ना डेरिवेशन इसका, यहीं से ही बर्नौली इक्वेशन आपकी ड्राइव हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नो शाफ्ट वर्क होगा, ये लिमिटेशन। नेक्स्ट है आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कैसा होता है, जहां पर आपकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अब ये भी देख लीजिए कि कहां पर कांस्टेंट होगी। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, लिक्विड मेरा एक फ्लूइड है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो। फ्लूइड तो आपने बोल दिया वाटर है, वाटर कंप्रेस नहीं होता है। एक है आपकी गैस, हम कहते हैं कि गैस कंप्रेस हो जाती है, बट ये आपका फ्लोइंग फ्लूइड के केसेस में की बात नहीं थी। वहां पर एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर लिक्विड वाटर आपका क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड। मैं यहाँ पर फ्लो की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड प्रॉपर्टी अलग होती है और फ्लो प्रॉपर्टी अलग होती है, ये बात ध्यान देने की है, बहुत जरूरी है। ये आपका इनकम्प्रेसिबल था, हम मान गए इनकम्प्रेसिबल है। गैस आपकी कंप्रेसिबल थी, ये भी हम मान गए, पर मैं इसको कंप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसको फ्लो कर रहा हूँ। मैंने कोई यहाँ पे कोई डिवाइस पिस्टन थोड़ी ना लगाया कि मैं उसको यहाँ पर मैंने रोके रखा है और यहाँ से गैस आ रही है और मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पर गैस के अंदर। ये हुआ इसका कंप्रेशन, कंप्रेस हो जाती है, ये उसके नेचर में है। वाटर है आपका, फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं होगा। बट गैस और फ्लो की जब मैं बात करूंगा, चाहे मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है या मेरा गैस फ्लो कर रही है, तो मेरा इनकम्प्रेसिबल मैं तब बोलूंगा जब मेरा फ्लो करते टाइम जो डेंसिटी है मेरी विद रेस्पेक्ट टू पी, वो मेरी कांस्टेंट रहेगी। और वो तब पॉसिबल है जब मेरा ये एक मैक नंबर होता है, जो कि फ्लो जो है आपका इतना हाई स्पीड, नो हाई स्पीड मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट के अंदर सुपरसोनिक बोलते हैं, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक का मतलब क्या है, आपका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है और डिवाइडेड बाय साउंड वेलोसिटी होती है, उससे मैक नंबर निकल गया है।
तो हम कह रहे हैं कि यार जब मैक नंबर लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 0.3 होगा तब आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो माना जाता है। तो इन वाले केसेस में जब मैक नंबर इक्वल टू 0.3 है तो आप अपना बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर क्या है, मेरी जो गैस है वो कंप्रेसिबल नेचर में आ जाती है, वो फ्लो में ही कंप्रेस होने लग जाती है बिना किसी पिस्टन की हेल्प से, वहां कंप्रेसिबल नेचर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैस डायनेमिक्स। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि लिक्विड है तो हमेशा ही वो इनकम्प्रेसिबल रहेगा, नहीं, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है मेरा और बहुत ही हाई स्पीड से कर रहा है देन इट विल बी इन कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा वो। यहाँ फ्लो की बात कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं कर रहा वाटर है गैस है क्या है, यानी कि स्पीड कितनी है, स्पीड शुड बी इक्वल टू 0.3 होनी चाहिए और या इससे कम होनी चाहिए, तब आप उसको इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। और ये लास्ट लिमिटेशन है इसका। और इसका आपका एक और एजम्पशन है या लिमिटेशन है नेग्लिजिबल हीट ट्रांसफर। अगर कहीं पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सपोज करिए ये जो फ्लूइड था इसकी जो वॉल थी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, बहुत हाई टेम्परेचर पे थी, और यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा था वो 25 डिग्री सी पे आ रहा था, इसका टेम्परेचर का 25 डिग्री सी था, जैसा आपका बॉयलर्स के अंदर होता है, कई बारी यहाँ पर ज़्यादा होता है यहाँ पर कम होता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर डेल्टा टी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपकी ये बर्नौली काम नहीं करेगी, नेग्लिजिबल हीट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री सी होना चाहिए, वहां पर भी इसकी लिमिटेशंस है। और सबसे लास्ट आपका जो लिमिटेशन है इसमें फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, आपका फ्लो ये आपकी स्ट्रीम लाइन है, इसके अलोंग जो फ्लो होगा उस पर ही बर्नौली एप्लीकेबल होगी। और आपने प्रूव किया हुआ है P + V² सम ऑफ इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट जो है आपका इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल दी स्ट्रीम लाइन। अगर मेरे C remains same for all the streamline if you have irrotational flow, और आप ये भी कह सकते हैं नो वोर्टिसिटी है, एक आपका सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे एक सुन लीजिए, याद रख लीजिए। इरोटेशनल फ्लो कैसा होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि नदी बह रही है और आपका एक सर्कुलर बन रहा है, कहीं अगर गड्ढा है तो वहां पर इस टाइप से एक सर्किल बनता है जिसको भंवर भी बोलते हैं। अगर इस टाइप का फ्लो नहीं है, होना नहीं चाहिए, नहीं तो ये मेरी बर्नौली एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अब स्ट्रीम लाइन आपकी क्या होगी, सर्किल की फॉर्म में बन गई है, डिस्टर्ब होगी, बट आपको ऐसी में ही एप्लीकेबल है।